ओके, सो स्टार्ट करते हैं। 9 बज चुका है। ठीक है, देखो सिंपल सा एक फंडा है इस क्लास में। अगर आपको नहीं पता है तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग की बात कर लेते हैं कि रिकॉर्डिंग क्लासेस जो जो भी होंगी, बैकअप जो आपको चाहिए होता है वो आपको कैसे मिलेगा। ओके, सो उसके बहुत सारे वेज थे मेरे दिमाग में कि यार मैं रिकॉर्डिंग को डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में एज ए वीडियो, आप वहाँ से डाउनलोड कर लोगे। तो उससे बेटर मुझे लगा कि मैं यूट्यूब पर ही अपलोड करूँगा सारी क्लासेस। ठीक है, अब डोंट वरी, वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होगी, उसको मैं अनलिस्टेड फॉर्मेट में ही रखूँगा। ठीक है, हमेशा एटलीस्ट जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता, वो जितनी भी क्लासेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो अनलिस्टेड फॉर्मेट में मिलेंगी। कोई भी बिना लिंक के उसे नहीं देख सकता। अब मेरी आपसे बहुत सीरियस रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ बिना मतलब किसी को भी वो लिंक शेयर मत करना। ठीक है, मैं आपको इतना वो दे देता हूँ, चलो ठीक है, कि आप अपने दोस्तों को जो शेयर करना हो कर लेना, बट प्लीज मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि यार हजारों लोगों के पास वो चीज पहुंच जाए। ओके, बिकॉज दिस इज समथिंग जो आपने पे किया है जिसके लिए। ओके, इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। Sure, sir. Yes, sir. ओके, नाउ क्लासेस कैसे होंगी वो समझ लेते हैं। आपको 3 मिनट का टाइमर मिलेगा। ठीक है, आपको तीन चार चीजें सोचनी है। क्या आपको इंट्रो सोचना है? नहीं। क्या आपको कंक्लूजन सोचना है? नहीं। क्या आपको उसके लिए डायग्राम वायग्राम कुछ सोचना है? नहीं। क्या आपको आंसर लिखना है, आंसर राइटिंग करनी है? नहीं। आपको बस ब्रेनस्टॉर्म करना है जो बॉडी में आप लिखने वाले हो। उसमें क्या क्या आएगा देखो, हेडिंग्स। ठीक है, कौन सी हेडिंग आप यूज करोगे इस अपने आंसर की बॉडी में, सबसे पहली चीज। फिर सब हेडिंग्स अगर कुछ भी होगी तो वो क्या होगी। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज, कौन कौन से, आई एम सॉरी, कौन कौन से डायमेंशंस आपसे एग्जामिनर मांग रहा है। ठीक है, हम बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे ग्रो करेंगे इन चीज़ों में, खासकर आंसर राइटिंग में। मैं नहीं चाहता कि पहले दिन से ही आपके सामने आंसर राइटिंग का पहाड़ ला के रख दूं। ओके, सो इस बात को अच्छे से समझ लो कि बहुत स्लोली वर्क करना है। ये एक कॉपी पेन में लिख लो। ठीक है, बॉडी पर फोकस करना है। इंट्रो कंक्लूजन की पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी आप चिंता कभी मत करना। ठीक है, हेडिंग्स पहली चीज, सब हेडिंग दूसरी चीज, एंड डायमेंशन तीसरी चीज। ओके, 3 मिनट मिलेंगे आपको। आपको बहुत अच्छे से बहुत तसल्ली से चीजों को सोचना है। ठीक है, जितना आप डायमेंशन के बारे में सोच सकते हो वो आप सोचोगे। उसके बाद वी विल डिस्कस फॉर नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इज दिस क्लियर? एक बार आप प्लीज यस बोल दो। Yes, sir. ओके, तो अब यहाँ पर एक समझ लो कि मैंने यहाँ पर ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे से विजिबल है क्या? मैं एक मिनट एक काम करता हूँ। अब अच्छा विजिबल होगा ना? अब ठीक होगा ना? सो आपके पास 3 मिनट है। ठीक है, ये स्टॉप वॉच साइड में चल रही है, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, हम सोसाइटी के क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पर सोचना है कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है आपसे। ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूँ। वुमेन्स इश्यूज वाज अ मेजर कंसर्न इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया। 19वीं शताब्दी के भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों में स्त्रियों के मुद्दे एक प्रमुख चिंता का विषय थे। आपको एग्जाम्पल नहीं सोचने, आपको पॉइंट्स नहीं सोचने, आपको बस हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और जो भी डायमेंशंस आप लिख सकते हो वो सोचनी है।
1.5 मिनट बचा है। लास्ट 40 सेकेंड्स। जिसने भी सोच लिया वो प्लीज अपना आंसर टाइप कर सकता है। लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, आपका टाइम खत्म हुआ। सबने सोचे पॉइंट्स? एक एक करके मौका दूंगा, 5-5 10-10 सेकंड मिलेंगे आपको। शाहीन, प्लीज अपना माइक ऑन करिए। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या क्या पॉइंट्स आपने सोचे हैं? पहले हेडिंग्स बताइए मुझे, क्या क्या आएंगी। सर लाइक लेयर वाइज। हाँ वही बताइए, जो कि आपने कमेंट में किया था वो सही था आपका। ओके सर, जी। मैंने उतना किया नहीं था वैसे तो, बट स्टिल लाइक इसमें हम लिख सकते हैं कि विमेंस डिपेंडेंट थी, मेंस पे पैट्रियार्कल सोसाइटी था, नो एजुकेशन टू विमेंस, वो भी एक लैकिंग वो था। अभी के लिए तो इतना ही सर। सती प्रथा आगे एंड ऑल। मैं एक बार कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, शिक्षा। ओके। फॉर्मेट ऑफ आंसर भी इंट्रो, कंसर्न्स, कंक्लूजन। श्रेया, फॉर्मेट हमें पता है, इंट्रो कंक्लूजन बीच में बॉडी। मैंने आपसे कहा था बॉडी को आपको सोचना है। ओके। अगेन मेजर कंसर्न्स में जैसे कि सोशल डायमेंशंस। देखो आप ये समझो, इस पूरे क्वेश्चन का जो सबसे मैंने हमेशा बताया है, मैंने क्लासेस में भी बताया, ध्यान से सुनना आप, ठीक है? क्लासेस में भी बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? ये एक्सप्लेन वाला पार्ट, जो कीवर्ड है। ठीक है, आप जाना, वो जो कीवर्ड्स वाली एक पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की है, मैंने कहा था उन्हें रट लेना। ठीक है, अगर आपने ध्यान से सुना होता तो। एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? पेशेंस के साथ सुनो अंशी, चीजें सही आंसर करना जरूरी है। कोई बता सकता है एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है? देखो एक्सप्लेन में हमें व्हाट, व्हाई, हाउ, ये वाली चीजों को ज्यादा आंसर करना पड़ता है। ठीक है, नहीं पॉजिटिव एंड नेगेटिव वो क्रिटिकल एनालिसिस में आता है। ओके आकृति, ध्यान से प्लीज उन चीजों को अच्छे से याद कर लो ना। इस चीज को आप ध्यान से सोचो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वुमेन्स इश्यूज वाज अ मेजर कंसर्न, ये पहली बात है, इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th सेंचुरी। वो क्या कहना चाह रहा है कि भैया वुमेन्स इश्यूज वाज अ मेजर कंसर्न इन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये बात सही है, इसको एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लेन करने के लिए आपको जो इंस्टांसेस होंगे उस समय जो हो रहे होंगे वो भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ठीक है, सो यानी कि मैं कह सकता हूं कि इंट्रो और कंक्लूजन के बीच में जो बॉडी वाला पार्ट है, जस्ट अ सेकेंड, जो बॉडी वाला पार्ट होगा, इसमें जो चीजें आएंगी वो क्या क्या आएंगी? सबसे पहला कि आपको ये बताना होगा कि वाई, क्या, ऐसा क्या हुआ पहली रीडिंग में, ऐसा क्या हुआ कि वुमेन्स इशू वाज अ मेजर कंसर्न। ठीक है, महिलाओं के जो इश्यूज थे वो कंसर्न कैसे बने। अब उसमें बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे जरा। देखो शुरुआत में हम स्लो चल सकते हैं, डोंट वरी, आगे आपको आदत पड़ जाएगी तो ये चीजें और तेज तेज होंगी। सेकंड में, जब मैं बात कर रहा हूँ कि वुमेन्स इश्यूज बहुत मेजर कंसर्न थे और मुझे क्या क्या
प्रोवाइड करना है, मुझे डायमेंशंस प्रोवाइड करनी है अपने आंसर्स को, एडिशंस पॉइंट्स को ऐड ऑन करने के लिए। डायमेंशंस किस में? वुमेन रिफॉर्म मूवमेंट्स में। अब कहीं ना कहीं जब ये कह रहा है कि वुमेन्स इश्यूज कंसर्न थे, उन कंसर्न्स पर कुछ काम भी हुआ होगा, हमें उन काम को भी हाईलाइट करना है। मैंने कहा था कोई भी क्वेश्चन आपका, कोई भी आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप नेगेटिवली उसे आंसर करो, या फिर आपने प्रॉब्लम्स बता दी, इश्यूज बता दिए, बट आपने उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करे, तो वो एक इनकम्प्लीट आंसर अपने आप में। आपने पहले क्या करा? वुमेन्स इश्यूज वाज अ मेजर कंसर्न, ये हेडिंग लिखा, उसके 3-4 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। सेकंड हेडिंग क्या आएगी? डायमेंशंस, ठीक है। डायमेंशंस में भी क्या? अब जस्ट सपोज करो सती प्रथा की बात कर रहे हैं, तो हम सती रिफॉर्म्स की बात कर सकते हैं, राजा राम मोहन राय जी का जिक्र कर सकते हैं, विडो रीमैरिज एक्ट्स की बात कर सकते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का यहाँ पर जिक्र हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है? वुमेन्स एजुकेशन की बात हो सकती है, यस और नो? वुमेन्स एजुकेशन में क्या? सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले जी का जिक्र हो सकता है पुणे में। और क्या क्या सोचो, और थोड़ा सोचो। कुछ कैंपेन्स होंगे, यस, चाइल्ड मैरिज की बात हुई, एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया, बहुत सही। और सोचो, और बताओ, सही जा रहे हो सब। सोचो सोचो, तो पॉइंट आ रहा है? पर्दा सिस्टम आ गया, ठीक है। जेंडर और इक्वलिटी। यस श्वेता? जेंडर इक्वलिटी भी हो सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी लिख सकते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल मुझे दो प्लीज। किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि मीडिया का रोल उसमें क्या था, ठीक है। उषानाथ सेन जी का हम जिक्र कर सकते हैं कहीं ना कहीं। हम यार डायमेंशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे सॉल्यूशंस बन के आ रहा है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि यार फर्स्ट वुमेन बेसिकली 1890s में थी, मेरे ख्याल से 1889 या फिर 1890 की बात है, जहां पर कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनती है। उसका नाम पता है आपको, किसी को भी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट। और कोई? 1890s की बात कर रहा हूं, अगर आपने नहीं सुना तो 1890s बोला मैंने। हमें किसी को नहीं पता? आपके लिए होमवर्क है, इन मैम का नाम जरा जानना थोड़ा अच्छे से। इनके साथ दो मैम हैं, ये पहली मैम और दूसरी मैम। ये दोनों मैम को मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जाके देखो। एक है गांगुली जी, और एक और है। इन दोनों के नाम आपको रटे होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों इंडिया की फर्स्ट वुमेन डॉक्टर्स भी थी, और इनमें से एक जो थी वो फर्स्ट वुमेन आईएनसी प्रेसिडेंट भी बनती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। आई थिंक 1889 या फिर 1890 में, मुझे ईयर सही से याद नहीं है। तो ये प्लीज जाके देखना, ये आपके एग्जाम्पल्स में बहुत अच्छे से काम आएगा, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है इस आंसर में? ठीक है भाई, तीसरी डायमेंशन सोचो क्या बनेगी अब। थर्ड हेडिंग क्या आ सकती है, एनीवन? प्लीज थिंक एज मच एज यू कैन। ओके, मैंने कहा था हम जब बात करेंगे तो हमने इश्यूज हाईलाइट कर दिए, सॉल्यूशंस हाईलाइट कर दिए, या फिर जो उस समय जो निकल के आ रहे होंगे सॉल्यूशंस, बट उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, है ना? कुछ तभी तो चैलेंजेस वुमेन्स, होंगे। हाँ, तभी तो वुमेन्स, हाँ, तभी तो वुमेन्स इशू वाज अ मेजर कंसर्न। वो मेजर कंसर्न होता ही नहीं कभी। तो इसमें भी क्या इश्यूज थे, ठीक है, या लिमिटेशंस थी, या क्रिटिकल बेसिकली इवेल्युएशन हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या क्या प्रोवाइड कर देंगे? जो भी अर्बन या मिडिल क्लास का करेक्टर था वो वाली बात, या फिर अपर कास्ट फोकस था कहीं ना कहीं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स का। और क्या था? वुमेन को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट्स किया जा रहा है शुरुआत से ही। हम कॉलोनियल कॉम्प्लेक्सिटी जो चल रही है बेसिकली, ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं,
ब्रिटिशर्स को लेकर जो कॉलोनियल कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है, ब्रिटिशर्स कुछ लेके आ रहे हैं, जैसे कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तिलक जी जो थे, उन्होंने अपोज भी किया था ऐसे। आपको याद होगा 1895 की बात है, 1894 1895 की बात है। तो ऐसी चीजों को भी हम कोट कर सकते हैं अपने आंसर में। बट आपको ये बात ध्यान रखनी है, इसके लिए वर्ड लिमिट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप 4 पॉइंट्स प्रोवाइड करोगे बट मैक्सिमम 35 से 40 वर्ड। यहाँ पर भी 4 से 5 पॉइंट, मैक्सिमम 35 से 40 वर्ड। यहाँ पर भी सेम चीज, एंड 20-30 वर्ड, ठीक है। क्योंकि इश्यूज उसने ऐसे हाईलाइट करने को नहीं करे। इश्यूज, मेन इश्यूज आपने हाईलाइट कर दिए। उसके बाद आपने क्या दिया कि भैया कुछ ना कुछ काम चल रहा था उस समय भी, ऐसा नहीं है। तो क्या काम चल रहा था, उस काम में क्या अड़ंगा लग रहा था, वो भी आपने बता दिया। देन यू जम्प टू कंक्लूजन एंड सिंपल। और कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत खुद भी सोचोगे ना। अच्छा, चलो मैं आपको टाइम देता हूँ 1 सेकंड का, 10 सेकंड आपको देता हूँ। सपोज करो इस कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, एक वर्ड दे दो जिसका जिक्र करोगे आप, एक वर्ड। फिर वुमेन के नहीं, बेटरमेंट के गलत, लिए गलत। और कोई, जेंडर सेंसिटाइजेशन। आप कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे आंसर कर रहे हो। सोचो, हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री में सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट क्या था? एजुकेशन। भगवान, अरे कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन। आप कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एक दो चीज का जिक्र कर सकते हो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में भी वुमेन्स का रोल था, है ना। आई थिंक 1920 मेजर वुमेन्स थी जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पार्टिसिपेट किया था। उनमें से एक आध का नाम कोट कर दो, ठीक है। एंड बस आपका आंसर यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अब इस आंसर का फ्लो देखना, सही है। इस आंसर का फ्लो हुआ आपका चैलेंजेस से, जो कि हमेशा 1850s 1890s में चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपने उन चैलेंजेस को फोकस में लाए, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जो उस समय के हिसाब से सॉल्यूशंस थे, जो उस समय कुछ ना कुछ चीजें चल रही थी कंटेम्प्रेरी उस समय के हिसाब से। फिर आपने लास्ट में जो मेजर टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में, कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर दिया। दैट्स इट, आंसर खत्म। क्लियर? सर कंक्लूजन एक बार फिर से बताइए। कंक्लूजन आपको लिखना नहीं है अभी, मैं प्रोवाइड करूंगा ऐसे बहुत सारे कंक्लूजन जो कि रेडीमेड टाइप के होंगे। ओके, डोंट वरी अबाउट दिस कंक्लूजन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। आप बस इस तरीके से समझो आंसर का फ्लो कैसे आना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं करा कि मैंने पहले कंक्लूजन जिक्र कर दिया, बाद में जाके इतिहास में पीछे जा रहा हूँ। मैं इतिहास में पीछे था क्योंकि क्वेश्चन मुझे इतिहास में पीछे ले गया, फिर मैं इतिहास में आगे आया हूँ। मैं फ्लो में बह हूँ, ठीक है। एंड जब आप फ्लो में बहते हो तो वो अच्छा भी लगता है और एग्जामिनर के हिसाब से अपीलिंग भी होगा। अब मैं भी पढ़ूंगा तो मुझे भी दिखेगा भाई अच्छा लग रहा है। अब कहीं पर आप जिक्र कर रहे हो 1850 का, कहीं पर आप जिक्र कर रहे हो 1870 का, कहीं पर आप जिक्र कर रहे हो 70-70 का, तो वो अच्छा नहीं लगता। एक फ्लो होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो चाहे वो इम्प्लिसिट हो। इज दिस क्लियर? ये प्लीज ना अपने नोट्स में नोट करते रहना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इसी तरीके से ब्रेक डाउन करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और डायमेंशंस बॉडी के। ओके, इंट्रो कंक्लूजन छोड़ो, उन्हें गोली मारो अभी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
जिसने सोच लिया हो, अगर, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर सोच लिया हो तो प्लीज टाइप कर दो, या फिर अपना माइक ऑन करके बता सकते हो। एक मिनट बचा है। और प्लीज थोड़ी आदत डालिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करने की। जब हम 4-5 क्लासेस कर लेंगे, प्रोबेबली फ्रॉम मंडे, आपको मैक्सिमम 1 मिनट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। मैं टाइम ज़्यादा चाहता हूँ। ओके, टाइम्स अप। आकृति, अपना माइक ऑन करिए प्लीज। आकृति मिश्रा। Yes, sir. जी बताइए, क्या सोचा आपने? सर, जैसे कि कल्चरल इंटीग्रेशन में अगर हम उसके देखें तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि हमारा जो पहले इंडियन एक सेकंड आकृति, हेडिंग्स बताइए सबसे पहले। सर जैसे इसमें पूछा है कि ग्लोब कल्चरल इंटीग्रेशन और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट में क्या आप इससे मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ता है ग्लोबलाइजेशन में इन दोनों का। तो अगर इसके फेवर में आंसर है तो पहले हम लिखेंगे यस कि हम इसके मतलब दोनों पॉजिटिव है कल्चरल इंटीग्रेशन और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, एक फिर सेकंड, अगर एक सेकंड आकृति। व्हाट आई थिंक इज कि आपने शायद क्वेश्चन ही सही से नहीं समझा। क्या आप मुझे क्वेश्चन समझा सकते हो एक बार, कि क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है? देखो, आप गलत कर सकते हो, इट्स ओके, बट आप छुपा नहीं सकते। छुपाओगे तो सीखोगे नहीं। ओके। पर आई थिंक इसमें पूछा है कि क्या ग्लोबलाइजेशन जो है वो कल्चरल इंटीग्रेशन और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट दोनों को मतलब दोनों पे एक तरीके से बैलेंस कर रहा है या समथिंग। ओके, ठीक है, आपने ये समझा दिया। अब मुझे बताओ, आप हेडिंग में क्या लिखोगे? पहली हेडिंग क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव वे में कल्चरल इंटीग्रेशन का। और सेकंड हेडिंग? कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट के नेगेटिव वेज। ओके, ठीक है। श्रेया। Yes, sir. आई थॉट श्रेया वाज अ बॉय। ओके। ओके, जी बताइए श्रेया। ओके, जस्ट अ So, मिनट। like जस्ट अ cultural मिनट श्रेया, जस्ट integration अ में, मिनट श्रेया। एक कॉल okay, आ रहा sir. है, जस्ट अ मिनट। यस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जी बताइए श्रेया। Yes, sir. So, cultural integration में
हम अगर पॉइंट्स देखें तो नहीं, पॉइंट्स लिख पॉइंट्स नहीं चाहिए सकते हैं मुझे। जैसे कि आई एम सॉरी श्रेया, बट मुझे पॉइंट्स नहीं चाहिए, मुझे हेडिंग्स चाहिए बस। ओके पॉइंट्स हम सर। सीख सर जाएंगे हेडिंग में बनाना। पॉइंट्स विद टाइम हमें सर आ हेडिंग जाएगी। में हम कल्चरल एक्सचेंज लिख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट। सर इमरजेंस ऑफ ग्लोबल कल्चर। ठीक है, और और जैसे मैं सर ग्लोब हाइब्रिडाइजेशन। हाँ ग्लोबलाइजेशन, यस सर। जी मैं जी, नेक्स्ट वही बोलने वाली थी। और सर मल्टीकल्चरलिज्म। ठीक है, और कोई? ओके, अंशी। अंशी गुप्ता। सर हम ट्रेन में हैं। ओके, कोई बात नहीं। शाहीन। यस सर। जी शाहीन। सर पहले तो हम ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन कर देंगे। इंट्रो नहीं चाहिए शाहीन, जस्ट हेडिंग बताइए बॉडी का बस। आप हेडिंग में क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन। एंड एंड फिर उसको सर एक्सप्लेन करेंगे, फिर एग्जांपल्स दे देंगे। हेडिंग्स बताइए बस। देन ये हेडिंग हो गई, एक हो गई। दूसरा? देन अफेक्ट ऑफ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। ओके, ओके, नेक्स्ट श्वेता। आप बताइए प्लीज। जी सर। सर इंट्रो के बाद मेरे ख्याल से 2 मेन हेडिंग आनी चाहिए, जैसे ग्लोबलाइजेशन फर्स्ट तो लीड करता है कल्चरल इंटीग्रेशन को, सेकंड जो मेन हेडिंग आएगा वो ग्लोबलाइजेशन प्रमोट्स टू या लीड्स टू कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो मेन हेडिंग हो गए बीच वाले, और इनके बीच में जो बाकी सबने एक्सप्लेन भी किया है, जैसे ट्रेडिशंस का एक्सचेंज हो गया या कोई थर्ड और हेडिंग भी आएगी क्या श्वेता? जी कोई थर्ड हेडिंग भी सर आएगी क्या? शायद सोचो, वे फॉरवर्ड हो सकता है उसमें, अगर हम कंक्लूजन से पहले लिखेंगे और बाद में, सोचिए सोचिए, वे फॉरवर्ड से पहले। वे फॉरवर्ड नहीं, उससे पहले। मतलब इन 2 मेन हेडिंग के अलावा, है ना? आपका आंसर सही है अभी तक, इसलिए मैं आपसे पूछ हम्म। रहा हूँ। क्या आप आगे सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो? मतलब दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद। चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, जी। देखो एक बात समझो। ठीक है, आपको हेडिंग अपने घर से नहीं लानी होती है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे वो होता है ना, ब्लाइंडर्स लगाते हैं हम घोड़े के, हम्म। ताकि वो इधर उधर ना देख पाए। वैसे बिल्कुल लगा लो अपने। हेडिंग आप प्लीज अपने घर से नहीं लाओगे। ठीक है, डोंट पॉलिटी में, पॉलिसी और मैनेजमेंट की चीज़ों को अपने कंट्री के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके यूज़ करना। ठीक है, अंशी अभी ध्यान से सुनो प्लीज। हेडिंग्स कभी भी अपने घर से नहीं आएंगी। इसका रीज़न मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना होता तो आप इस बात को समझ पाते। जस्ट सपोज करो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें लिखी हो सकती हैं, बट यहाँ पर जो 3 कीवर्ड लिखे हुए हैं वो क्या है? एक तो है ग्लोबलाइजेशन, दूसरा है कल्चरल इंटीग्रेशन, और चौथा तीसरा है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। अब एग्जामिनर को क्या फर्क पड़ता है कि आपने कल्चरल कुछ भी ग्लोबलाइजेशन लिखा है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, मल्टीकल्चरलिज्म लिखा है नहीं लिखा है ना, आपने पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है नहीं लिखा है, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड टू बी वेरी रॉ, एग्जामिनर को घंटा फर्क पड़ता है। ठीक है, इस बात को जितना रॉ होके अपने दिमाग में डाल लोगे उतना बढ़िया है। ठीक है, डोंट टेक मी अदर वे। आई जस्ट वांट कि आप ये चीज अच्छे से समझ जाओ विद टाइम। क्योंकि होता क्या है ना, हम यही चीज की गलतियां हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, फिर वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आते रहते हैं। अब समझो, देखो, एक पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा हमारे हाथ में नहीं होता, बट एट द एंड हम जो कर रहे हैं वो सही हो वो हमारे हाथ में है। ठीक है, पहली हेडिंग साफ लिखी है, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू, पहली हेडिंग साफ लिखी है, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कल्चरल इंटीग्रेशन। एंड दूसरी हेडिंग भी साफ लिखी है, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, आपने सब हेडिंग्स बताए थे, इट्स ओके। मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ आपको एज सच, डोंट वरी। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट एवरीवन जो इस क्लास में है,
नहीं है, जो लाइव देखेगा या रिकॉर्डिंग देखेगा सबको। इट्स माय ड्यूटी, ओके श्रेया, डोंट टेक इट अदर वे। ओके, यहाँ पर ही समझो, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं खासकर जहां पर दो या दो से ज्यादा चीजें एंड के साथ जोड़ी जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलिटरेसी एंड पॉवर्टी इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंटल इश्यूज। आप इलिटरेसी का एक कंटेक्स्ट बता सकते हो, फिर दूसरी हेडिंग पॉवर्टी के हिसाब से आ सकती है। यहाँ पर हेडिंग साफ साफ दी हुई है, खासकर एंड वाली चीजों में हमेशा हेडिंग्स दी होती हैं सामने, ठीक है। आगे जब आप इस क्वेश्चन पे आएंगे तो आप प्लीज मुझे बताएंगे। खासकर यहाँ पर देखो, रीजनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया इज बोथ अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। सीधी बात है, आपको चैलेंज बताने हैं और अपॉर्चुनिटी बताने हैं। ये पैटर्न दिखा आपको क्लियरली, नोटिस हुआ? हेलो ऑल, चैट। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज श्वेता। ओके, इस पैटर्न को दिमाग में रखना। ऐसे क्वेश्चंस में हेडिंग निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। अब कुछ में ट्रिक भी होंगी, मतलब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, उन पे हम बाद में बात करेंगे। बट अभी यहाँ समझ लो, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कल्चरल इंटीग्रेशन, ये पहला पॉइंट हो गया, पहली हेडिंग होगी। इसमें 4-5 पॉइंट्स आएंगे, विच आई होप आपने वन पेजर नोट्स में कवर कर लिए होंगे, तो उसमें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, सेकेंड हेडिंग हो गई। 3 से 4 पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे, ओके। एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज भी आएंगी, वो भी आपने मेरे ख्याल से वन पेजर नोट्स में करी होनी चाहिए, नहीं करी हो तो ऐड कर लेना, ओके। अब इसमें श्रेया ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया, जिसका नाम था ग्लोकलाइजेशन, ठीक है। ग्लोकलाइजेशन क्या बोल रहा है? ग्लोकलाइजेशन का मतलब होता है ग्लोबल प्लस लोकल। मैं कह सकता हूं लोकल फॉर वोकल। मैं कह सकता हूं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। मैं कह सकता हूं एक और था, एक जीआई टैक्स। मैं कह सकता हूँ जीआई टैक्स। एट द एंड ये सब है तो एक ही। इज दिस क्लियर? ये थोड़ा दिख रहा है? जीआई टैग, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, जो भी है, और फिर बेसिकली ओडीओपी, ये कहीं ना कहीं है तो सब एक ही बात कर रहा है कि ग्लोबल और लोकल का इंटीग्रेशन हो रहा है कहीं ना कहीं। अब यही चीज हम थर्ड हेडिंग में यूज करेंगे। थर्ड हेडिंग इसमें क्या बनेगी कि भैया कल्चरल इंटीग्रेशन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, सही बात है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी निकल के आ रहा है, जहां पर ग्लोबल ग्लोबल और लोकल साथ में आके लोकल बना रहे हैं। उसका एक दो पॉइंट में दे दूंगा, और फिर वे फॉरवर्ड कंक्लूजन करके एक लाइन में खत्म कर दूंगा आंसर। इज दिस क्लियर? ओके, अब इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एक बात, किसी भी क्वेश्चन में, मैं वापस बता रहा हूँ, इंट्रो के बारे में नहीं सोचना, कंक्लूजन के बारे में नहीं सोचना, उसकी पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। बस अभी हाथ जोड़ के बस हेडिंग्स पे ध्यान दो, हेडिंग्स क्या आएंगी। देखो, एक बार आप हेडिंग पकड़ने लग गए ना, अब जैसे हमने हेडिंग पकड़ ली यार, ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कल्चरल इंटीग्रेशन, तो मुझे सोचना बहुत आसान हो गया ना कि मुझे सिर्फ कल्चरल इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है इस पे ध्यान देना है, उसके 4 पॉइंट्स निकालने। फिर इसमें मैकडी का एग्जांपल दे सकता हूं मैं, है ना, डोमिनोज का एग्जांपल दे दिया, फिर ग्लोबलाइजेशन लीड्स टू कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, 2-4 एग्जांपल वहां पर दे दिए। तो वो सोचना, थॉट प्रोसेस का ही खेल है सारा, ठीक है। अगर आप हेडिंग सही से नहीं निकाल पाओगे तो थॉट प्रोसेस नहीं ले पाओगे सही से। आपको 1 मिनट मिलेगा फिफ्थ क्वेश्चन की को मुझे डिकोड करके बताओ, ठीक है। मैक्सिमम 1 मिनट मिलेगा, क्योंकि मैं इसे अभी जस्ट आपके सामने बताया मैंने अभी। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। शाहीन, आप क्या सोच रहे हो? हेलो शाहीन, Yes, sir. क्या सोचा आपने? हेडिंग्स बताइए प्लीज, सिर्फ हेडिंग्स, सब हेडिंग मत बताना, सिर्फ हेडिंग बताना। Advantages, sir. Disadvantages, advantages. आपका मेन फोकस यहाँ पर था, इसलिए आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर रहे हो। ठीक Yes, है, sir. ओके। आकृति मिश्रा जी, आप बताइए। रूरल डेवलपमेंट में, इंडिया के रूरल डेवलपमेंट में इलिटरेसी क्या पॉजिटिव और नेगेटिव। सेकंड हेडिंग पॉवर्टी इज थीम, डेवलपमेंट इशू में क्या इशू है पॉवर्टी को लेके रूरल इंडिया में, उसके भी नेगेटिव पॉजिटिव के कुछ सजेशन। सही है। नेक्स्ट श्वेता, आप बताइए थोड़ा। सर मुझे लगता है कि जैसे डायरेक्टली उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन, तो इंट्रो के बाद जब हम बॉडी पार्ट में आएंगे तो रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेसी एंड पॉवर्टी में हेडिंग डाल के उसके नीचे सब हेडिंग में बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर लिटरेसी है तभी वो जो जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है तो वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जैसे रूरल एरिया के लोग, तो उसका बेनिफिट वो नहीं ले पा रहे हैं। सेकंड, उनके पास हेल्थ रिलेटेड भी लिटरेसी है, तो उसका भी जो भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड है चीज़ें वो नहीं उनको पता, तो वहाँ पे भी वो चीज़ें लैक कर रही हैं और कहीं ना कहीं पॉवर्टी की तरफ लीड कर रही हैं। जैसे सैनिटेशन का नहीं पता है या न्यूट्रिशन का नहीं पता है, और भी चीज़ें हो सकती है इसमें। और एग्रीकल्चर तो है ही कि पता ही नहीं है कि लो एग्रीकल्चर मतलब जो भी प्रोडक्टिविटी ठीक है है, उसकी वो कम है। शायद ओके ये सब चीज़ें हम उसमें सब हेडिंग में लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। श्रेया यस सर। सब जी, मेन हेडिंग में हम वही लिख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इलिटरेसी एंड पॉवर्टी। फिर उसके बाद इम्पैक्ट बता सकते हैं हम कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है रूरल डेवलपमेंट पे। ओके। अंशी गुप्ता, आप प्लीज बताइए। ओके, सॉरी, आई एम सॉरी, भूल गया, मैं ट्रेन में हूँ आप। ओके, देखो एक बात समझो, क्वेश्चन मैं वापस पढ़ता हूँ एक बार, ध्यान से समझना। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप किस में? इलिटरेसी और पॉवर्टी में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ये भूल जाओ, ठीक है। पहला बोल रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलिटरेसी एंड पॉवर्टी, ठीक है। नाउ अब कंटेक्स्ट को देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंटल इश्यूज इन रूरल इंडिया, ठीक है। गांव में जो विकास हो रहा है नहीं हो रहा है उसमें इलिटरेसी और पॉवर्टी का क्या रिलेशनशिप है? कहीं ना कहीं क्वेश्चन इस बात पे घुमाना चाह रहा है आपको, ठीक है। नाउ इसमें तीन कीवर्ड्स हैं, चार कीवर्ड्स हैं, सॉरी, जस्ट अ मिनट यार। इलिटरेसी, पॉवर्टी, रूरल इंडिया, ठीक है, गांव अपना आ गया, और एक कीवर्ड और था, डेवलपमेंट, ठीक है। जो पूरी कहानी है वो इन तीनों पे लाया करती है, ठीक है, कि इलिटरेसी और पॉवर्टी में क्या रिलेशनशिप है, कि गांव में डेवलपमेंटल इश्यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये है। पहली हेडिंग, दूसरी हेडिंग, समझ में आया ये? एंड वाली बात बताई थी, समझ में आया? वापस अभी डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा, क्या इतना समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है? हेलो चैट, ओके। अब देखो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो मुझे एक थर्ड पॉइंट में इलिटरेसी और पॉवर्टी में भी रिलेशनशिप एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, सोच के देखो। और कहीं ना कहीं एक चौथा हेडिंग बन सकता है, चौथा हेडिंग बन सकता है किसका?
कि यार ये एक विशेष साइकिल है कि लिटरेसी है आपके पास, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप गरीब हो, गरीब, हाँ यस श्रेया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, एक टॉफी मेरी तरफ से। ओके, इलिटरेसी है तो पॉवर्टी है, पॉवर्टी है तो रूरल डेवलपमेंट में इश्यूज है, ये है तो उससे वापस से इलिटरेसी है। तो ये कहीं ना कहीं एक विशियस साइकिल है, ठीक है। ये क्या है, विशियस साइकिल है, एक ऐसी साइकिल है जो कभी खत्म ही नहीं होगी, और इसको खत्म करने के लिए क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं वो भी हमें बताना है, ठीक है। शाइन, हमें विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी नहीं बतानी, हमें विशियस साइकिल ऑफ इलिटरेसी एंड पॉवर्टी बतानी है रूरल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में ना। ये जो सेम क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछ चुका है पहले। मैंने कहा था क्वेश्चंस पढ़ के आना, अगर आपने पढ़े हैं तो आपने ये क्वेश्चन देखा था क्या? ये क्वेश्चन नोट देखा था आपने? पीवाईक्यूज की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड की थी आपको, उसमें था ये क्वेश्चन। नहीं पढ़ के आए हो? प्लीज पढ़ लेना क्वेश्चन। पीवाईक्यूज बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है, यूपीपीसीएस में बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात और, यहाँ 8 मार्क्स पे अभी फोकस मत करना, ठीक है। अभी जो शुरुआती कुछ क्लासेस होंगी ना, वहाँ इन 8 मार्क्स या 12 मार्क्स में आएगा या कितने पॉइंट्स लिखेंगे, इस पे फोकस मत करना। अभी हम जितनी पॉसिबल हेडिंग्स होती हैं उनको सीख रहे हैं बस, शुरू शुरू में। एक बार आप सीख जाओगे तो हम उसे फिल्टर भी कर लेंगे, ठीक है। बट उससे पहले एक थॉट प्रोसेस बनना बहुत जरूरी है कि यार ये चीज है, इस तरीके से ही जाएगी। इतना क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन बता दो प्लीज, 6 क्वेश्चन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी, 1 मिनट है आपके पास। 1 मिनट है। ओके, टाइम खत्म हो गया आपका। वापस से शुरू करते हैं। शाहीन, अंशी आप अपना आंसर प्लीज टाइप कर दीजिए तब तक। शाहीन प्लीज। सर मैंने नहीं किया सोसाइटी सर, टफ लग रहा है अभी मेरे को। हम सोसाइटी नहीं कर रहे हैं शाहीन, हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं शाहीन। आपको बस उसमें से इससे देखना है, बट मैंने निकालना है। बहुत लैग हो गया है मेरा, मुझे लाइक मेरा अभी हेड में कुछ भी नहीं है अभी सर। ओके कोई बात नहीं, प्लीज जल्दी कर लो, सॉरी। प्लीज जल्दी कर लो, यस सर, श्योर सर, श्योर सर। ठीक है। आकृति। सॉरी। सर एक हेडिंग बनेगी, रीजनलिज्म के चैलेंजेस क्या है मॉडर्न इंडिया में। सेकंड हेडिंग बनेगी कि रीजनलिज्म के अपॉर्चुनिटीज क्या है मॉडर्न इंडिया में, और थर्ड उनके आउटकम्स क्या है। आपको नहीं लगता ये जो चैलेंजेस की बात कर रहे हो, ये इसी में आप 2-4 पॉइंट्स देके एग्जांपल दे सकते हो आउटकम पे? अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हो, वहीं पर भी आप 2-4 पॉइंट देके एग्जांपल भी दे सकते हो, तो वही उसका आउटकम नहीं हो गया? तो ये आउटकम की हेडिंग जो आपने लास्ट में बताई है ये सही नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट कि आप वापस से उन्हीं पॉइंट्स को निकाल के लेके आ रहे ओके सर। हो, ओके। बाकी शुरुआती 2 हेडिंग आपकी एब्सोल्युटली परफेक्ट है, बट इसमें एक हेडिंग और आएगी। ओके, श्वेता। जी सर, दो तो मेन हेडिंग बनेंगी ही, रीजनलिज्म एज अ चैलेंज और अपॉर्चुनिटी, मतलब सेकंड वाली हेडिंग एज अपॉर्चुनिटी। और इसके अंदर का रीजनलिज्म मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर एक मतलब सेपरेट सेपरेट अपने एरियाज हो गए हैं, जैसे स्टेट वाइज या कुछ भी मान लें। तो अगर जैसे कोई पर्टिकुलर रीजन है तो उसकी जो अपनी लोकल कल्चरल डाइवर्सिटी बोल सकते हैं उसको, नहीं उसको नहीं, मुझे बस इतना बताओ आप, हेडिंग क्या बनेगी जस्ट?
हेडिंग में आप क्या सोचना चाह रहे हो कि हेडिंग किस पर्सपेक्टिव से बनेगी? एन अपॉर्चुनिटी, रीजनल इज अपॉर्चुनिटी और रीजनल इज चैलेंज, राइट? ठीक है। एन अपॉर्चुनिटी में हम लिखेंगे कि एक पर्टिकुलर रीजनल डेवलपमेंट को प्रमोट। श्वेता, सिर्फ हेडिंग, हम पॉइंट्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओके। पॉइंट्स आपका काम है, आप वन पेज नोट्स में बनाओगे, अभी जस्ट हेडिंग्स पे। विद टाइम हम पॉइंट्स लिखना भी सीखेंगे, बट अभी सिर्फ हेडिंग्स पे रखेंगे। ओके, 2 हेडिंग सही है, तीसरी हेडिंग क्या होगी? तीसरा भी पता। ओके, श्रेया। तो फर्स्ट हेडिंग तो हम लिखेंगे चैलेंजेस ड्यू टू रीजनलिज्म, एंड सेकंड लिखेंगे अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू रीजनलिज्म, और उसके बाद सर हम इम्पैक्ट डाल सकते हैं कि इम्पैक्ट लिख सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा। ओके, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता है, आप सिर्फ और सिर्फ एक मिनट, अंशी का भी पढ़ लेता हूँ मैं। क्षेत्रीय अंशी, क्या आप हिंदी मीडियम से हो? आई थिंक आप हिंदी मीडियम से हो। अगर आपको कोई कोई भी परेशानी आती है क्वेश्चन को कुछ भी समझने में, तो आप प्लीज मुझे बता देना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूं। ओके। क्षेत्रीय असंतुलन और चुनौतियों, राजनीतिक लगाव, अ, लगवा, ल, ओके, संस्कृति अलगाव, पहलू, पहचान, ठीक है, विकास। ओके अंशी, देखो एक बात ये है, 2 हेडिंग्स तो हमारे सामने ही लिखी हुई हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। बट अब जब मॉडर्न इंडिया उसने लिख दिया है, तो मॉडर्न इंडिया इज अ पॉइंट, रीजनलिज्म इज बोथ अ चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। क्वेश्चन तो इतना भी हो सकता था ना, मॉडर्न इंडिया क्यों लिखा है? मॉडर्न इंडिया लिखा है इसलिए नहीं कि आप उसे बार बार कोट करोगे, मॉडर्न इंडिया यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि आप केस स्टडी एग्जाम्पल प्रोवाइड करोगे इसका, ठीक है। आप मॉडर्न इंडिया का जिक्र करोगे, बट किसके तड़के से? आप तड़का लगाओगे एग्जाम्पल्स का, आप तड़का लगाओगे केस स्टडीज का, ठीक है, जो मॉडर्न इंडिया के उठा के आप डालोगे, ठीक है। ये कैसे रीजनलिज्म एक चैलेंज भी है और कैसे रीजनलिज्म एक अपॉर्चुनिटी भी है, वैल्यू एडिशन, ठीक है। नाउ अब इसमें ये समझो, जब मैं रीजनलिज्म की बात कर रहा हूं, जो कि क्षेत्रीय असंतुलन और अलगाववाद की बात कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पर क्या इंडिया का मैप बना सकता हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने आपको मना किया था मैप के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट फिर भी एक एग्जांपल के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ। जस्ट सपोज करते हैं मैंने एक एग्जांपल के लिए मैप बना दिया ऐसे, और ये आगे बन गया मैप। अब इसमें मैं 2-4 चीज़ों का जिक्र कर सकता हूँ, क्या है, चलो पंजाब वाला एंगल था, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये साउथ इंडिया वाला एंगल हो गया, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। बट आप ये समझो, कहीं ना कहीं इससे, इन सब चीज़ों से दिक्कत क्या आ रही है? नेशनल इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है। नेशनल इंटीग्रेशन समझ में आया सबको? अंशी, आपको समझ में आ गया इससे क्या हो रहा है? नेशनल इंटीग्रेशन में दिक्कत आ रही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, थर्ड हेडिंग जो बनेगी, वो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे रीजनलिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन को बैलेंस किया जा रहा है, या बैलेंस किया जाना चाहिए। हमने पहले क्वेश्चन की जो शुरुआत की थी, अगर आपको पता होगा, तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करेंगे, ठीक है। शुरुआत हमने 1850s या कुछ से की थी, ठीक है। इसमें भी हमने एक नेगेटिव चीज से शुरुआत करी, फिर हम देख रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन एक पॉजिटिव चीज, ठीक है। पॉजिटिव डज नॉट मीन पॉजिटिव, याद रखना, इस चीज को रट लो। पॉजिटिव डज नॉट मीन लिटरल वर्ड में पॉजिटिव, ठीक है। कुछ चीज पॉजिटिव है उसका मतलब ये नहीं है लिटरल पॉजिटिव आएगा तो वो पॉजिटिव कहलाएगी। फॉर एग्जांपल कोरोना पॉजिटिव है, तो आप नेगेटिव में ही जा रहे हो। ऐसे ही जब हमें कोई चीज पॉजिटिव में बतानी होती है, हाईलाइट करनी होती है, तो हम पॉजिटिव नहीं लिखेंगे वहां पर। आपका आंसर सही है, देखो गलत नहीं है, बट आप इस बात को समझ लो, एक अथॉरिटेटिव लैंग्वेज होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज होती है, हम उसे बोलेंगे नहीं एक्सप्लिसिटली कि हम पॉजिटिव चीज की बात कर रहे हैं। इसका मैंने वीडियो में भी जिक्र किया था,
उसी चीज को हम यहाँ पर लेके आएंगे और हम बोलेंगे कैसे रीजनलिज्म को हम नेशनल इंटीग्रेशन के साथ बैलेंस कर रहे हैं। यस श्रेया, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ये भी कह सकते हैं हम, है ना। श्रेया का भी पॉइंट सही है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। सो आप ये बात समझ गए। मैं चाहता तो एक पॉजिटिव एंगल में लिख सकता था कि यार पॉजिटिव इसका क्या हो रहा है जो भी है, फिर दो चार पॉइंट आए थे, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एग्जाम्पल आ गया, खत्म आंसर। बट वी चूज कि हम हेडिंग कुछ ऐसी लिखेंगे तो थोड़ी अलग होगी बाकी सबसे। इज दिस क्लियर? एट द एंड द एग्जाम इज ऑल अबाउट हमारी नोटबुक जो है वो स्टैंड आउट करनी चाहिए बाकी सबसे। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हो सकता है, फटाफट कर देते हैं। आपके पास 2 मिनट है, ज्यादा मिनट नहीं मिलेंगे आपको, 2 मिनट मिलेंगे। एंड 14th क्वेश्चन प्लीज करो। एंड अगेन यहाँ पर वो एंड वाला फंडा लगेगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पहली लाइन में वो एंड वाला फंडा लग जाएगा। ओके, एक मिनट बचा है। टाइम अप। हाँ जी, शाहीन। हाँ जी, आप प्लीज अपना आंसर लिख देना। यस सर। कुछ सोचा आपने? सर स्ट्रक्चर बताना है नहीं, मुझे हाँ या मतलब सिर्फ हेडिंग हेडिंग, बतानी? हेडिंग्स यस। सो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में सर हम पॉपुलेशन लिख सकते हैं, जो माइग्रेशन हो रहा है। शाहीन अगेन मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे सब हेडिंग्स नहीं चाहिए, मुझे हेडिंग्स चाहिए बस, पॉइंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ हेडिंग्स चाहिए। इस क्वेश्चन में आप कौन सी 3 से 4 हेडिंग्स यूज करने वाले हो बस इस क्वेश्चन से? सर एज इट इज जैसे तो लिखा है, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन, एक ये मेन हेडिंग हो सकती है। मैं मार्क कर देता हूँ, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन। यस सर। ओके देन। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव एट द एंड दैट विल कम, लाइक जब हम मेजर्स लिखेंगे तब। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे आगे। सेकंड हेडिंग क्या होगी आपके हिसाब से? पॉलिसीज। पॉलिसीज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आपने बोल दिया, और कुछ? ये दोनों एक ही चीज है। एंड यस सर, ओके नेक्स्ट। इम्पैक्ट। ओके ओके, आकृति इसमें कुछ इम्प्रूव करना चाहोगे आप? और एक तो सोशल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम 2 हेडिंग बना सकते हैं।
ग्रेट। थर्ड थर्ड हम जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, थर्ड हेडिंग वो बन सकती है। इसको यस सर। और फोर्थ हेडिंग मेजर्स क्या क्या है। आप कह रहे हो एक हेडिंग बनेगी सोशल प्रॉब्लम्स विद एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन, दूसरी बनेगी हाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन, तीसरी हाँ बनेगी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, हाँ चौथी बनेगी मेजर्स। हाँ। ओके। ओके, नेक्स्ट श्वेता। जी सर, मेरा भी थोड़ा यही है, मेन हेडिंग तो यही होनी चाहिए जो सामने ही है कि सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर हम दो चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे ये बताया ये सोशल प्रॉब्लम्स अलग और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अलग, दोनों को सेपरेट। और फिर जैसे नीचे वाली लाइन में इसने पूछा ये मेजर्स सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के, तो ये थर्ड हेडिंग हो सकता है। ये वाला थर्ड हेडिंग आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। फिर सस्टेनेबल, ओके ठीक है, चलो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में आप क्या लिखोगे, एक दो पॉइंट्स में बताओगे? इसमें सर मुझे अर्बन हेड डेवलपमेंट। आपने हेडिंग बताई है ना मुझे, मैं उसके हिसाब से जानना चाह रहा हूँ बस। सर जैसे अर्बन डेवलपमेंट में सबसे पहले एक तो कुछ वेस्ट मैनेजमेंट का भी ले सकते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर यानी कि आप मेजर्स लिखना चाह रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी, तो या मैं फिर जैसे तो यानी अफोर्ड। ये हेडिंग तो नहीं आएगी आपके हिसाब से? अलग से हेडिंग नहीं जी आएगी आपके हिसाब से? अगर मेजर्स आप यहाँ यहाँ पर लिख रहे हो तो अलग से हेडिंग हाँ ये सर, नहीं इसी आएगी, में यहाँ पर ही आएगी। ठीक है। स्ट्रक्चरल मेजर्स फॉर सस्टेनेबल ओके ओके डेवलपमेंट ओके। ऐसे करके। श्रेया, आप। यस सर। सर पहली हेडिंग तो वही होगी, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होगी, और सेकंड हेडिंग वही होगी, मेजर्स फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, क्योंकि पहली वो क्वेश्चन आप में दे आपके रखा है। हिसाब से पहली हेडिंग ये हो गई सोशियो इकोनॉमिक दोनों कंबाइंड, दूसरी हो गई ये वाली। ठीक है। यस सर, मेजर्स फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। अंशी, आपका आंसर नहीं आया अभी? ओके, मैं बताता हूँ। देखो देखो, जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, एक बार अंशी का पढ़ लेते हैं। अपराध और असुरक्षा, सुस्त चुनौती, बुनियादी ढांचे क्या हेडिंग बना सकते हैं? आय की असमानता की बना सकते हैं, संरचनात्मक उपाय, एकीकृत दायरी नियोजन, समृद्ध बुनियादी ढांचा, विकेंद्रीकरण कर सकते हैं। ठीक है। एक मिनट, अंशी आप भी और बाकी सब जिन्होंने बीच में, और खासकर शाहीन भी, जिन्होंने अलग से हेडिंग बनाई है, देखो एक बात समझ लो। हेडिंग प्लीज आप इस बात को बिल्कुल अपने गांठ बांध लो, हेडिंग्स आप अपनी तरफ से यूज नहीं करने वाले। ठीक है। देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन, एग्जामिनर जस्ट सपोज करो 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्लास से, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये समझ लेते हैं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पढ़ा, डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन, व्हाट स्ट्रक्चरल मेजर्स आर नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। अगर आपके आंसर में जो आपने, देखो सीधी बात है ना, अगर मेरा एक आंसर है, मैं उसमें दो चार वर्ड्स को ऐसे बॉक्स में बंद कर रहा हूं या फिर अंडरलाइन कर रहा हूं, इसका मतलब मैं चाहता हूं एग्जामिनर उस चीज को सबसे पहले पकड़े। इज दिस करेक्ट ना? अपना माइक ऑन करके सब प्लीज हाँ बोल दो फटाफट, अगर ये सही बात है। यस सर। ठीक है। अब इस बात को भी आप समझो अच्छे से, अगर मैं चाहता हूं ये चीज पढ़े एग्जामिनर, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स, ये वाले टर्म्स क्यों पढ़े? मैं तो यही चाहूंगा ना, एग्जामिनर बस यही पढ़े जो कीवर्ड है क्वेश्चन के। देखो सीधी बात है, कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता। अगर वो बाल की खाल निकालने बैठ गया, एक एक वर्ड पढ़ने बैठ गया, देयर इज अ चांस कि मेरी गलतियां दिखने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मैं गलतियां क्यों दिखाऊं? मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है। जो मैं चीज हाईलाइट कर रहा हूं, जो मैं चीज अंडरलाइन कर रहा हूं, उसी को मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा कि भाई ये देख, तूने मांगा था सोशल प्रॉब्लम्स, तूने मांगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तूने मांगा भाई गवर्नमेंट मेजर्स, बात खत्म, ये रहा आंसर। आर यू गेटिंग दिस? सिंपल 3 हेडिंग बनेंगी।
social problems associated with urbanization, economic problem associated with urbanization, एंड क्योंकि हम प्रॉब्लम्स की बात पहले ही कर चुके हैं, फिर हम बात कर सकते हैं स्ट्रक्चरल मेजर्स नेसेसरी फॉर अर्बन सोशल सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझ लो, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द वर्ड लिमिट एंड द आंसर। ठीक है, अगर यही आंसर 8 मार्क्स का होता, यानी कि वर्ड लिमिट हमारे पास कम होती, तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक हेडिंग बन जाती, एसोसिएटेड अर्बनाइजेशन, फिर हम मेजर्स दे देते। इतना क्लियर हुआ? क्योंकि भाई देखो, अगर मैं हेडिंग डाल रहा हूं तो उसका मतलब 3 से 4 पॉइंट तो दूंगा। ठीक है, अगर 8 मार्क्स का है कोई भी चीज, तो मैं एक ही हेडिंग डाल के 2-2, 3-3 पॉइंट्स दे दूंगा। 5 पॉइंट्स भी दे दिए, इनफ है मेरे लिए। 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ दे दिए, 4-5 पॉइंट्स मैंने यहाँ दे दिए, 10 पॉइंट्स भी हो गए, हो गया आंसर मेरा। 10 पॉइंट्स का मतलब समझ रहे हो, 100 वर्ड्स हो गए लगभग। तो इस चीज को समझ पा रहे हो आप? Yes, sir. इस चीज को जितना अच्छे से पकड़ लोगे उतना बढ़िया है। अब यहाँ पर 15th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन, इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इस बुक की। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, इनको वापस से अच्छे से बार बार जितना ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो उतना कर लो, और इसको खत्म करके आना। ठीक है, कल फटाफट इसको खत्म करेंगे, फिर 2024 का पेपर उठाएंगे कल, एंड कल 2024 का पेपर पूरा खत्म करेंगे, परसों 2023 का खत्म करेंगे, और बाकी जो 2 साल के होंगे 21 और 22 के, वो आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? एंड डोंट वरी, चीजें करते करते सीख जाओगे आप। अगर आप शुरुआत में देखो, अगर आप नोट्स बना रहे होगे, तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन में आपने क्या हेडिंग्स बताई थी, आप खुद सोचो ना। यहाँ पर भी सोशल रिलीजियस वाली चीज है। ठीक है, अगेन आपने हेडिंग्स अलग बताई थी, विद टाइम आप सीखे, कई सारों का अच्छा हो गया, एंड आगे भी अच्छा हो जाएगा। कोई डाउट हो अभी तो 5 मिनट में वेट कर सकता हूँ, अपना माइक ऑन कर सकते हो, जो बात करनी है कर सकते हैं।